नमस्कार दोस्तों। आज 5 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर फिर से हम हाजिर हैं। आज के द हिंदू में पहले पेज पे कोई भी न्यूज़ नहीं है जो आपको पढ़ने की आवश्यकता हो। दूसरे पेज पे भी नहीं है। तीसरे पेज पे जाके एक न्यूज है, कंसेंट ऑफ माइनर नो कंसेंट, दिल्ली हाई कोर्ट टेल्स मैन एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग 16-year-old गर्ल। है ना। 16 साल की किसी लड़की की सहमति यदि सहमति देती है तो यह सहमति नहीं है, क्योंकि वह अपना भला बुरा सोचने में सक्षम नहीं है। इसलिए उसे पॉक्सो एक्ट के तहत लिया जाएगा, रेप चार्जेस लगाए जाएंगे। है ना। तो 16 साल की कोई लड़की यदि सहमति देती है तो वो सहमति नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है, या एक फिर से एक बहस छिड़ेगी कि जब कोई हत्या करता है ना, जब कोई हत्या करता है तो तब उसे माइनर माना जाता है या एडल्ट माना जाता है। उसे इस पर देखा जाता है कि उसने जो जुर्म किया है वो कितना बड़ा है। अब यहाँ पे यह समझिए कि जब कोई लड़की 16 साल की हो तो कंसेंट की बात यदि की जाए, सहमति की बात की जाए, यदि बहला फुसला के बात की जाए तो बात अलग है, और सहमति की बात की जाए तो हमें यह देखना चाहिए कि वह जो माइनर है वो किस लेवल पे सोच सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सिर्फ भावनात्मक रूप से आप ना देखें, इस तरीके से देखें कि कोई लड़का, मान लीजिए कि वो 18 या 19 साल का हो, जस्ट 19 साल का हो, स्कूल गर्ल्स हो, इस तरीके से क्या होगा कि कई लड़कियां या कई बच्चे ऐसी गलतियां करेंगे और वो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है ना। बहला फुसला के ले जाना, जबरदस्ती करना वो कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन आप यह समझिए कि मान लीजिए कि 16 साल की लड़की हो, 18 साल का लड़का हो, ऐसी गलतियां करते हैं वो, और इसे यदि रेप माना जाए तो यह समाज में एक दुर्भावनाग्रस्त वाला मामला भी हो सकता है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वह लड़की सच में सहमति देने लायक थी या नहीं थी, ये हाईकोर्ट को देखना चाहिए। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कंसेंट जो है वो नॉन कंसेंट है, सहमति है वो नहीं सहमति है। लेकिन जब हम किसी हत्या के जुर्म में या किसी अन्य अपराध के जुर्म में, जो माइनर होते हैं, 16 साल के बच्चे होते हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे भी उस लड़की को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वह इतने कम उम्र की है, सिर्फ इसके कारण से। देखिए, मैं किसी भी इस तरीके के कृत्य को सही नहीं ठहरा रहा। आप लोग मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं इस कृत्य को सही नहीं ठहरा रहा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट को यह जरूर सोचना चाहिए कि कंसेंट देने की आयु और कंसेंट देने के मस्तिष्क के लिए विकास, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज के युवाओं में जितनी सहमति या जितना बौद्धिक विकास हुआ है, उसके हिसाब से हमें समझदार की श्रेणी में 16 साल की लड़की को तो रख ही सकते हैं। है ना। या तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है ना, या तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। हाँ, इससे एक बहुत बड़ी समस्या दूर होगी। जैसे ये लड़की है कि 23-year-old एंड ऑलरेडी मैरिड टू अनदर वुमेन, तो ये बहुत बुरा है। पर मैं इस खास केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से सोचिए कि एक लड़की है 16 साल की और एक लड़का है 18 साल का, दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनके बीच से सहमति से सेक्स होता है ना। सहमति से वो सेक्स करते हैं और फिर ये रेप के चार्जेस लगवाती है, तो क्या होगा।
तो हमें सिचुएशन, हाँ इस सिचुएशन में हो सकता है दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय किया कि ठीक है वो सहमति नहीं है, क्योंकि आप शादीशुदा हो और आपको पता है कि क्या गंभीरता है, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि इस तरीके का केस आए देन हाईकोर्ट क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। या फिर 16 साल की लड़की और 16 साल का लड़का हो, देन हाईकोर्ट क्या करता है, ये देखने वाली बात है। हाँ, इसे अलग तरीके से, जैसे बहला के ले जाना, फुसला के ले जाना, नशा मिला के ले जाना, या कुछ गलत हरकतें करके इस तरीके के, या ब्लैकमेल करके करना, वो एकदम से सीधे सीधे है कि सहमति नहीं है। यदि सहमति देते भी हैं तो वो सहमति नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। इस मामले में भी नहीं है कि यदि एक शादीशुदा व्यक्ति जानबूझकर फंसाता है या इस तरीके के कार्य करता है तो वो भी सहमति नहीं है। लेकिन हमें इस मामले पर भी विचार करना पड़ेगा और इस मामले पर भी विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये बहस का मुद्दा है। और जब हम यहाँ पे सहमति की बात करते हैं या यहाँ पे हम कृत्य के मतलब कार्य के अनुसार देखते हैं कि वो माइनर है या एडल्ट है, तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर आप विचार करिएगा, अपने राय क्या है हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी, पेज नंबर 6 पे है ना, नंबर 6 है। और यहाँ पे हम कहते हैं हेल्दी सॉइल आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। जो मिट्टी है ना, जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना अच्छा हमारी उपज होगी और हमारी फूड सिक्योरिटी या हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए वो एक तरीके से सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसी पे बात की गई है कि जो हमारा क्लाइमेट है और जो हम जल प्रदूषण कर रहे हैं, जो सॉइल प्रदूषण कर रहे हैं, इसके कारण जो है बहुत ही ज़्यादा हमारी मिट्टी खराब हो रही है ना, डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका निम्नीकरण हो रहा है। और इसके क्या क्या कारण हैं इसी के बारे में बात की गई है ना। द डिग्रेडेशन आर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एक्स्ट्रा, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। रीजन बिहाइंड सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस, रेंज ऑफ सॉइल इरोजन, रन ऑफ, लीचिंग एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, है ना। तो इस कारण से तो आपको यहाँ से यह देखना है कि जो मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है ना, निम्नीकरण जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है और इसे रोकने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। जैसे लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना, भारत सरकार द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड। इसमें क्या किया जाता था कि एक नमूना लिया जाता था और उस मिट्टी की गुणवत्ता बताई जाती थी, उस मिट्टी के में कौन सी फसल होगी इसके बारे में बताया जाता था, और उस मिट्टी को सुधार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए इसके बारे में बात की जाती थी। तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है चाइना मूव्स इन द इंडियन ओशियन, पेज नंबर यहाँ पे 8 पे, चाइना मूव्स इन द इंडियन ओशियन, है ना। चाइना टॉप डेवलपमेंट एड एजेंसी, चाइना इंडियन ओशियन रीजन, तो एक यहाँ पे कॉपरेशन एजेंसी है और इसमें इंडियन ओशियन रीजन वाला मामला हुआ है। एक अभी मीटिंग हुई थी हिंद महासागर के जो देश हैं उनमें, और उसमें ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जो हैं वो गए भी थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम नहीं गए हैं, है ना। यहाँ पे इस फोरम में विच कंट्रीज हैव बैक द फोरम, इसमें भारत को नहीं बुलाया गया था, है ना। तो उसी पे बात की गई है कि यदि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र के मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है तो क्या यह किसी भी रूप में पूर्ण मीटिंग या पूर्ण तरीके से एक सही फोरम की बात की जा सकती है। तो इसके बारे में बात की गई है। और व्हाट आर द चाइनाज प्लान इंडियन ओशियन रीजन में है, तो इसी पे बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये कि वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया ने, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमने भाग नहीं लिया है। ये दो देश इन्होंने विरोध किया या एक तरीके से कह दिया कि हमने भाग नहीं लिया है। ठीक है,
तो इसका असर क्या पड़ेगा या चीन क्या करना चाहता है, इसी के बारे में यह बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद एक और न्यूज है यहीं पे, वाई हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन ई रूपी, है ना, ई रूपी की बात की गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक रूपी होगा, रुपये का ही एक रूप है। आप इसे बिटकॉइन जैसा ना समझें, आप ये समझिए कि कागज़ की नोट की जगह में इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ होगा, है ना। अब इसी पे इसका प्रोटोटाइप चल रहा है, या इसका एक नमूना अभी क्या बोलते हैं इसको, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया है, और इसे फुल फ्लेज के रूप में भी लॉन्च किया जाएगा जल्दी से। अब इसका क्या क्या आवश्यकता है, व्हाट इज़ डिजिटल रुपी, इज़ देयर ए नीड फॉर डिजिटल रुपी, और क्या क्या रिस्क होंगे, किस तरीके से आलोचना की जा सकती है, इसी पे पूरी बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है इंडोनेशिया माउंट सेमेरू वोल्केनो एरप्ट्स ट्रिगरिंग टॉप अलर्ट, है ना। तो हम आते हैं यहाँ पे पेज नंबर, ये है इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू जो है वोल्केनो इरप्ट ट्रिगरिंग टॉप अलर्ट जारी है। और ये हम जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया भी स्थित है, और रिंग ऑफ फायर जो है वहाँ पे मुखी विस्फोट हमेशा होते रहते हैं। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है, तो आप जियोग्राफी में, है ना, ज्वालामुखी वॉल्केनो वाला एरिया आप जाके पढ़ें, तो आपको वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक्स में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, और वहाँ पे ज्वालामुखी, वहीं पे अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं, या अधिकांश ज्वालामुखी उसी क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, और इसके बारे में ये भी तय कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे अभी विस्फोट हो रहा है। अभी आप एक और मैं न्यूज़ बता देता हूँ, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड में मौना लोवा एक ज्वालामुखी है, इसका नाम है, और इसमें बहुत ही भयानक विस्फोट हो रहे हैं, और ये अभी विस्फोट हो रहे हैं, और अभी 7-8 दिनों के अंदर ये पूरे विस्फोट फैल जाने वाले हैं। तो इसी पे इसको भी आप जाके देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, और वॉल्केनो जो ज्वालामुखी है इसको आप एनसीईआरटी में जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।